हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फोर्थ और फर्स्ट की भारत में सार्वजनिक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 10 एंड बीए प्रोग्राम का डीएससी फर्स्ट का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 6 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 6 भारतीय प्रशासन में मुद्दे और बहस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, भारत का प्रशासन आज 140 करोड़ लोगों तक सरकार की नीतियां पहुंचने की एक रीढ़ है। लेकिन दोस्तों, जब इतनी मशीनरी काम करती है तो उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी जैसी बातें और भी जरूरी हो जाती है। तो आज हम समझेंगे भारतीय प्रशासन के वे मुद्दे और बहसें जिन्होंने इसे आधुनिक, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से कर लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक अधिकार महत्वपूर्ण है। तो प्रशासन का मतलब है जनता तक नीतियों को पहुंचाना, लेकिन अगर वही प्रशासन जटिल, धीमा या भ्रष्ट हो जाए तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। तो इसलिए आधुनिक प्रशासन की बुनियाद रखी हुई इन तीन मूल सिद्धांतों पर, पहली हमारी पारदर्शिता, सेकंड हमारी जवाबदेही और थर्ड हमारे नागरिक अधिकार। तो सूचना के अधिकार, लोकपाल, नागरिक अधिकार पत्र और ई प्रशासन जैसे उपाय प्रशासनिक सुधार के लिए बनाए गए हैं। तो इन सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए भारत ने कई कदम उठाए, जैसे कि आरटीआई जो कि हमारा सूचना का अधिकार है, ई एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें नागरिक अधिकार पत्र और ई प्रशासन आते हैं। तो यही हमारे इस अध्याय का आधार है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्टूडेंट, ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय होगा। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अब हम बात कर लेते हैं सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। आखिर सूचना के अधिकार का इतिहास क्या रहा है? तो 1970 से 80 के दशक में नागरिकों और मीडिया के दबाव से पारदर्शिता की मांग बढ़ी। तो स्टूडेंट, 1970 से 80 के दशक में भारत में जनता के बीच एक नई लहर उठी, हमें जानने का अधिकार चाहिए। क्योंकि उस समय सरकारी फाइलों में जानकारी आम लोगों से छिपी रहती थी। लोग न तो अपने आवेदन की स्थिति जानते थे, न यही सरकारी फंड कहाँ खर्च हो रहा है। तो कई सरकारी दस्तावेज जनता से छिपे रहते थे, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता था। तो स्टूडेंट, राजस्थान के गांव से उठी यह मांग, हमारा पैसा हमारी जानकारी, धीरे धीरे एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गई और इसी आंदोलन ने जन्म दिया सूचना के अधिकार कानून आरटीआई एक्ट 2005 को। तो स्टूडेंट, यही था हमारा सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005। तो अब हम आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2005 में जब आरटीआई एक्ट लागू हुआ तो यह भारत को लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक जीत थी। इस कानून के तहत सभी नागरिकों को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार प्रदान करता था। तो इस कानून के तहत हर नागरिक को यह अधिकार मिला कि वो सरकारी विभागों से जानकारी मांग सके। उद्देश्य की बात करें तो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था। तो स्टूडेंट, अब कोई भी नागरिक जान सकता था कि किसी योजना में कितना पैसा खर्च हुआ है, भर्ती में किसे चयनित किया गया है या किसी सरकारी फाइल का निर्णय कहाँ अटका है। तो स्टूडेंट, मान लीजिएगा एक आपका कोई किसी भी
आप अननोन नाम ले लीजिएगा। मान लीजिए राम एक ग्रामीण नागरिक है जिसने अपने गांव में बने हैंडपंप की लागत जाननी चाहिए। तो पहले कोई जवाब नहीं मिलता था, लेकिन अब वो आरटीआई लगाकर सीधे विभाग से जानकारी मांग सकता है। तो ये लोकतंत्र में जवाबदेही की ताकत। तो स्टूडेंट यही था हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष छूट के बारे में। विशेष छूट की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति और व्यक्तिगत गोपनीयता से जुड़े दस्तावेज आरटीआई से बाहर है। तो स्टूडेंट हर जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो आरटीआई कानून ने कुछ क्षेत्रों को इससे बाहर रखा, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति, व्यक्तिगत गोपनीयता और संवेदनशील जानकारी। यानी कि यहाँ जनहित से ज्यादा राष्ट्रीय हित जुड़ा हो, वहाँ गोपनीयता आवश्यक है। तो इससे प्रशासन की पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों का संतुलन बना रहता है। तो यही थी हमारी विशेष छूट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लोक प्राधिकरण और उसके कर्तव्य के बारे में। तो सरकारी विभागों और अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने का दायित्व। तो स्टूडेंट आरटीआई के तहत हर सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ नियुक्त होता है, और उसका कर्तव्य है नागरिक द्वारा मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराना। तो अगर जानकारी छिपाई गई या देर की गई तो संबंधित अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसी तरह आरटीआई ने नागरिकों को सशक्त और अधिकारियों को जवाबदेह बनाया। साथ साथ सूचना की मांग पर समय समय पर जवाब देना इसमें अनिवार्य कर दिया गया। तो ये था हमारा लोक प्राधिकरण और उसके कर्तव्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा था संबंधित प्राधिकरण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं संबंधित प्राधिकरण के बारे में। तो स्टूडेंट आरटीआई ने सुचारू संचालन के लिए देश में दो स्तरों पर आयोग बनाए। पहला केंद्रीय स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के बारे में। तो आरटीआई का सर्वोच्च प्राधिकरण सूचना अधिकारी द्वारा की गई जानकारी पर आपत्ति का निवारण करता है। तो केंद्र सरकार से जुड़े विभागों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया। सेकंड, राज्य सूचना आयोग एसआईसी, राज्य स्तर पर आरटीआई शिकायतों का निपटारा। तो राज्य सरकारों से जुड़ी सूचनाओं के लिए राज्य सूचना आयोग बनाया गया। तो अगर किसी नागरिक को विभाग से जवाब नहीं मिलता तो वह इन आयोगों में अपील कर सकता है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता और जो विश्वास है ये दोनों ही बने रहते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं लोक सूचना अधिकारी पीआईओ के बारे में भी। तो प्रत्येक विभाग में सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी को हमने पीआईओ कहा है। यह आवेदन पर समय पर जवाब देना और उसकी जिम्मेदारी होती है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे संबंधित प्राधिकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में। नागरिक आवेदन करता और जानकारी प्राप्त करता है। आवेदन शुल्क और निर्धारित समय सीमा होती है। तो आरटीआई की प्रक्रिया सरल है। नागरिक एक आवेदन लिखकर किसी भी विभाग में जमा कर सकता है। थोड़ा सा शुल्क देकर वह किसी सरकारी कार्य की पूरी जानकारी पा सकता है। तो यदि 30 दिनों में जवाब नहीं मिला तो नागरिक सीधे राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकता है। यानी कि अब सरकार जनता से नहीं छिप सकती, जनता सरकार से सवाल पूछ सकती है। तो क्रियान्वयन इसका यही होगा कि पीआईओ जानकारी देता है। यदि नागरिक संतुष्ट नहीं है तो राज्य या केंद्र आयोग में भी अपील कर सकता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा सूचना के लिए आवेदन की प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लोकपाल को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं लोकपाल या फिर लोक आयुक्त के बारे में। तो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए भारत ने एक और अहम कदम उठाया, जिसे हम कहते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो स्टूडेंट लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो 1960 से 70 के दशक में भ्रष्टाचार बढ़ने पर लोकपाल की मांग उठी। इसी के साथ साथ लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करें तो संसद ने 2013 में कानून बनाकर लोकपाल की स्थापना करी। तो स्टूडेंट 2011 का समय याद कीजिए। पूरा देश अन्ना हजारे आंदोलन के साथ खड़ा था। लोग सड़कों पर थे, मांग एक थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। तो इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2013 में बना हमारा लोकपाल कानून, जो कि उच्च अधिकारियों, मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचारियों की जांच करता है। तो लोकपाल का गठन की बात करें तो गठन इसमें हम देखते हैं केंद्रीय स्तर पर लोकपाल, राज्य स्तर पर लोकायुक्त। तो केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त इन जांच संस्थाओं का संचालन करते हैं। क्षेत्र अधिकार की बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों पे। संगठित संरचना की बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, जांच अधिकारी होते हैं, भ्रष्टाचार निवारण टीम होती है। तो ये इसकी संगठनात्मक संरचना थी।
तो शिकायत की प्रक्रिया देखें तो शिकायत यही होती है कि नागरिक शिकायत करता है, फिर जांच होती है, फिर कार्रवाई होती है। कार्य पद्धति के बारे में बात करें तो शिकायतों का समय शब्द जो समयबद्ध निवारण है वो किया जाए, साथ साथ जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। तो स्टूडेंट लोकपाल नागरिकों की शिकायत सुनता है, उनकी जांच करता है और दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी करता है। तो यह संस्था हमारे प्रशासन में नैतिकता और जवाबदेही का प्रतीक बन चुकी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा लोकपाल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नागरिक अधिकार पत्र को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं नागरिक अधिकार पत्र के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में। तो एक और बड़ा सुधार आया जिसे हमने कहा सिटीजन चार्टर यानी कि नागरिक अधिकार पत्र। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर ले तो 1980 के दशक में सार्वजनिक प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए इसकी स्थापना की गई। नागरिक अधिकार पत्र भारत के संदर्भ में देखे तो प्रत्येक विभाग अपनी सेवाओं, समय सीमा और जिम्मेदारियों को जनता के लिए प्रकाशित करता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों का विभाग देखें तो विभाग नागरिक शिकायतों का निवारण और प्रशासनिक सुधार का काम करता है। तो स्टूडेंट जो हमारा नागरिक अधिकार पत्र था इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना। अब हर विभाग को अपनी सेवाओं, समय सीमा और जिम्मेदार अधिकारियों की सूची जनता के सामने प्रदर्शित करनी होती है, जैसे कि पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन, प्रमाण पत्र, सबकी तय सीमा घोषित करनी पड़ती है। तो अगर सेवा समय पर नहीं मिली तो नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी कि अब सरकारी दफ्तरों के दरवाजे मिन्नतों से नहीं बल्कि अधिकारों से खुलते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा नागरिक अधिकार पत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ई प्रशासन को लेकर आता है। तो अब हम ई एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ई प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया के इस युग में प्रशासन भी डिजिटल हो गया है, इसे ही हम कहते हैं ई एडमिनिस्ट्रेशन। तो अवधारणा की बात करें तो आईसीटी का प्रयोग करके प्रशासनिक कार्य और सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाना। उद्देश्य इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज सेवा वितरण को रखा गया है। भारत में ई प्रशासन की बात करें तो डिजी लॉकर, उमंग ऐप, ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डीबीटी आदि दिया गया। सीमाएं और चुनौतियों की बात करें तो डिजिटल साक्षरता की कमी, इंटरनेट और तकनीकी अवसंरचना की सीमाएं, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के बारे में। तो स्टूडेंट अब सरकारी सेवाएं मोबाइल और कंप्यूटर पर उपलब्ध है, जैसे कि डिजिटल लॉकर, आधार ऑनलाइन प्रमाण पत्र, डीबीटी ट्रांसफर और उमंग ऐप। तो स्टूडेंट पहले प्रमाण पत्र लेने के लिए घंटों लाइन लगती थी, आज वो 5 मिनट में ऑनलाइन डाउनलोड हो जाता है। तो ई प्रशासन ने समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत करी है। तो इसका उद्देश्य है तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन। तो यही था हमारा ई प्रशासन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामान्य जन और विशेषज्ञ को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सामान्य जन और विशेषज्ञ के बारे में। तो प्रशासन में नीति निर्माण में विशेषता की भूमिका। तो स्टूडेंट प्रशासन में एक पुरानी बहस हमेशा चली है, क्या देश को समानज्ञ अफसर चाहिए या विशेषज्ञ। तो समानज्ञ यानी वो अधिकारी जो हर क्षेत्र को समझ सके, जबकि विशेषज्ञ वो जो किसी एक क्षेत्र का गहराई से ज्ञान रख सके। तो आज के समय में प्रशासन को दोनों की जरूरत है, नीति बनाने के लिए समानज्ञ और उसे कुशलता से लागू करने के लिए विशेषज्ञ। तो आम जनता की भागीदारी से नीति अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनती है, तो उसे कुशलता से लागू करने के लिए विशेषज्ञ हो गए। तो दोनों मिलकर ही प्रशासन को सक्षम और संवेदनशील बनाते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे सामान्य जन और विशेषज्ञ की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक भागीदारी को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक भागीदारी के बारे में। तो एक और अहम विषय हमारा लैंगिक समानता। तो अब प्रशासन केवल पुरुष केंद्रित नहीं बल्कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा है। तो नीति और प्रशासन में महिला अधिकार और भागीदारी की सुनिश्चित करना, आरक्षण, महिला सुरक्षा योजना और रोजगार में समान अवसर। तो महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण, सरकारी नौकरियों और सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता दी गई है। तो जैसे एक समय था जब गांव की महिला निर्णय प्रक्रिया से दूर रहती थी, पर आज वही महिला ग्राम प्रधान बनकर पूरे गांव के विकास की दिशा तय करती है। तो यही है जेंडर एम्पावरमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट यही थे हमारा लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक भागीदारी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम बात करेंगे सूचना का अधिकार, लोकपाल, नागरिक अधिकार पत्र और ई प्रशासन से प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित बन रहा है। तो स्टूडेंट भारतीय प्रशासन की यह यात्रा कठिनाइयों से शुरू होकर पारदर्शिता और जवाबदेही तक पहुंची। तो सूचना का अधिकार, लोकपाल, नागरिक चार्टर और ई गवर्नेंस जो सब थे, इन सभी ने मिलकर प्रशासन को जनता के और करीब लाया। तो अब सरकार सिर्फ रूलिंग बॉडी नहीं बल्कि एक सेवा प्रदाता है। तो स्टूडेंट
चुनौतियां हैं, लेकिन ये सुधार भारतीय प्रशासन को मजबूत और समावेशी बना रहे हैं। तो जब प्रशासन पारदर्शी, जवाबदेही और जन सहभागी बनता है, तभी जो लोकतंत्र है वो सशक्त होता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 6th यूनिट। इसी के साथ हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल 6th यूनिट थी, जो कि मैंने आपको एक एक करके बता दिया। तो यही थी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।